अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरम फातिमा लगारी है। मैं साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर हूँ। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ साइकोडायनामिक मॉडल की। साइकोडायनामिक मॉडल क्या है? हाउ डिड फ्रॉइड एक्सप्लेन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल फंक्शनिंग? नॉर्मल और एबनॉर्मल फंक्शनिंग को किस तरह जो है एक्सप्लेन किया गया वो पढ़ेंगे। और जो है पर्सनालिटी स्ट्रक्चर जो दिया गया फ्रॉइड के ज़रिए वो पढ़ेंगे। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो हैं फ्रॉइड ने दी थी वो पढ़ेंगे। और हम साइकोडायनामिक मॉडल की जो थेरेपीज़ हैं, जो ट्रीटमेंट साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं उसको पढ़ेंगे। Psychodynamic model is the oldest and most famous of the modern psychology model. Psychodynamic theorists believe that a person's behavior, whether normal or abnormal, is determined largely by underlying psychological forces of which he or she is not consciously aware. साइकोडायनामिक मॉडल जो है वो एक तो ओल्डेस्ट मॉडल है मॉडर्न साइकोलॉजी का। और इनके थ्योरिस्ट का बिलीव ये था कि साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो है हमारा नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट कर रही होती हैं, जिससे इंसान जो है कॉन्शियसली अवेयर नहीं होता। जब ये फोर्सेस जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो ये बिहेवियर और इमोशंस और फीलिंग्स को क्रिएट करती हैं। इन जो थ्योरिस्ट थे इनका मानना ये भी था कि एबनॉर्मल सिम्टम्स जो क्रिएट होते हैं ये इन फोर्सेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने से क्रिएट होते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, एक लड़ाई पैदा हो जाती है, तो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट होता है। Psychodynamic theorists would view Philip Berman as a person in conflict would want to explore his past experience because in their view psychological conflict are tied to early relationship and to trauma experience that occurred during childhood. Psychodynamic theorists जो हैं उन्होंने फिलिप्स बर्मन के केस को स्टडी किया। उसमें वो ये देखना चाहते थे कि जितने भी ट्रॉमेटिक इवेंट हैं और रिलेशनशिप में जो भी मसाइल हैं वो सब चाइल्डहुड में ही आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर क्रिएट हो रहा होता है। साइकोडायनामिक मॉडल जो है सिगमंड फ्रॉइड के ज़रिए दिया गया था और सिगमंड फ्रॉइड जो थे इसके फाउंडर थे। सिगमंड फ्रॉइड वीनस के न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियन थे। उन्होंने अपनी लाइफ में जो है साइकोलॉजी का आगाज़ किया था। अपनी फिजिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट होने की लाइफ में उन्होंने एक केस प्रेजेंट किया था जिसमें उन्होंने साइकोलॉजिकली डिफेक्ट देखे थे, और वो NO का केस था जो कि जिनकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच थी और जो पैरालाइज थी। अब फ्रॉइड ने जो प्रेजेंट किया था वो ये प्रेजेंट किया था कि ये जो पेशेंट थी वो हिस्ट्रिया में थी। हिस्ट्रिया एक डिसऑर्डर होता है जो कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और जब उन पे फ्रॉइड ने हिप्नोसिस किया तो हिप्नोसिस के दौरान उनकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच सही हो गई और उनकी जितने भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थे, जो भी उनके साथ बैड ट्रॉमास थे, वो सब उन्होंने बताना अपने शुरू कर दिए। और उनका जो है पैरालाइज हुआ हुआ हाथ और पैर वो भी सही हो गया ड्यूरिंग द हिप्नोसिस। How did Freud explain normal and abnormal functioning? Freud believed that three central forces shape the personality: its instinctual needs, rational needs, thinking, and moral standard. फ्रॉइड का जो बिलीफ था वो ये था कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो तीन फोर्सेस की वजह से बनती है। उसमें से एक जो है इंस्टिंक्चुअल नीड्स हैं, एक रैशनल थिंकिंग है, और तीसरी जो है वो मोरल स्टैंडर्ड है।
इसको जो डिनोट किया था फ्रॉइड ने वो इड, ईगो और सुपर ईगो से डिनोट किया था। मींस इंस्टिंक्चुअल नीड्स जो हैं वो इड है हमारी, और मोरल स्टैंडर्ड जो है वो सुपर ईगो है, और रैशनल थिंकिंग जो है वो ईगो है। अब इट क्या होती है, व्हाट इज इट? Freud used the term it to denote instinctual need, drive, and impulses. The id operates its accordance with the pleasure principle. That is, it always seek gratification. इड जो है वो हमेशा ग्रेटिफिकेशन सीक कर रही होती है। मतलब इड हमारा एनिमल पार्ट होता है, जैसे कि जानवरों को हर एक चीज़ चाहिए होती है, उन्हें नहीं पता होता सोशल नॉर्म्स का, उन्हें नहीं पता होता रूल्स का, उन्हें नहीं पता होता इथिक्स का। तो ये जो है इड है पार्ट के, मुझे खाना खाना है तो खाना है, मुझे काम करना है तो करना है, ये चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, ये इड है। और सुपर ईगो जो है वो जितनी भी हमारी ट्रेनिंग होती है, इथिक्स के बारे में बताना, सोशल नॉर्म्स के बारे में बताना, रिलेशनशिप्स डेवलप करना, ये सारी हमारी ट्रेनिंग होती है, तो ये सुपर ईगो होता है। अब ईगो जो होता है वो मीडिएटर होता है सुपर ईगो और ईगो इट के दरमियान। ईगो मीडिएट करता है, मतलब जब इड हमारी एक इम्पल्स आई है कि मुझे खाना खाना है, और सुपर ईगो उसको रोक रहा है कि नहीं ये टाइम नहीं है, तो ईगो जो है वो उसको मीडिएट करेगा डिफेंसेस के थ्रू, जो कि डिफेंसेस सिगमंड फ्रॉइड ने इंट्रोड्यूस कराए थे डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू, कि अभी खाना नहीं मिल सकता, इसके थोड़ी देर बाद खा सकते हो, या इस इंसान के ज़रिए आपको खाना मिल सकता है। जैसे कि क्लास में बच्चे बैठे होते हैं और लेक्चर ले रहे होते हैं, तो लेक्चर के दौरान उन्हें जाना है, उनकी इम्पल्स आई है कि मुझे क्लास छोड़ के जाना है, तो अब ऐसे ही आप निकल के जाओगे तो ये इथिक्स के खिलाफ है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप ऐसे क्लास से उठ के चले जाओ। तो आपको अपनी लेक्चरर को, टीचर को एक्सक्यूज़ करके बोलना पड़ता है कि मुझे ये काम आया है और मुझे यहाँ जाना है, तो मैं जा सकता हूँ। दिस इज़ द सोशली एक्सेप्टेबल वे। तो ये जो है ईगो है, जो आपने इनसे पूछा, अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ किया। अब हम आ जाते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर। फ्रॉइड proposed that at each stage of development, from infancy to maturity, new event and pressure challenges individual and required adjustment in their id, ego, and superego. If the adjustment are successfully, they lead to personal growth. इसमें फ्रॉइड इसमें ये कहा गया है कि फ्रॉइड ने डेवलपमेंटल स्टेजेस बयान की हैं जो इन्फेंसी पैदा होने से लेके मैच्योरिटी तक हैं। इसमें अगर इंसान की ट्रेनिंग सही से हो जाती है तो उसे अपने ईगो और सुपर ईगो को यूज़ करना, उसे पता चल जाता है कि मुझे किस तरह इसको यूज़ करना है, और उसकी फिर जो है अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी नर्चरिंग हो जाती है, अच्छी ग्रोथ होती है। इफ़ नॉट द पर्सन में बिकम फिक्सिएट और इंट्रैप्ड एट एन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर इंसान फिक्सिएट हो जाता है, किसी भी स्टेज में फिक्सेशन उसकी हो जाती है, फंस जाता है, तो वो जो है एबनॉर्मल फंक्शनिंग क्रिएट करता है। ये फ्रॉइड ने बताया इन स्टेजेस के दौरान। जब उसने ये स्टेजेस दी तो उसने बताया कि ये स्टेजेस में किसी भी स्टेज पे अगर इंसान फंस जाता है तो उसकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग क्रिएट हो जाती है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, एबनॉर्मल थॉट्स हो जाते हैं, एबनॉर्मल इमोशंस, फीलिंग्स, सब एबनॉर्मल हो जाता है। फ्रॉइड ने जो है स्टेजेस दी थी, ओरल स्टेज थी,
एनल स्टेज थी, फैलिक स्टेज थी, लेटेंसी स्टेज थी, जेनिटाइल स्टेज थी। अब ये स्टेजेस हम पढ़ेंगे बाद में, और इसको मैं डिटेल में भी आप लोगों को बताऊंगी। ओरल स्टेज जो है 0 to 18 मंथ तक होती है, मतलब पैदा होने से बच्चे के 18 महीने तक ओरल स्टेज होती है, और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, फिर हमारी पर्सनालिटी में क्या डिफेक्ट्स आते हैं, कैसे हमें कौन से बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमें कौन सी जो है थॉट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम इस स्टेजेस के ऊपर लेक्चर बनाएंगे। एनुअल स्टेज जो होती है वो 18 मंथ से लेके 3 इयर्स तक होती है। उसमें सारी बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग होती है, और जो है जितनी भी ट्रेनिंग मतलब पॉटी से रिलेटेड उसकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जो जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जितनी वो पिकअप करता है वो ट्रेनिंग चल रही होती है। फैलिक स्टेज है 3 इयर्स से लेके 5 इयर्स तक है। लेटेंसी स्टेज है 5 इयर्स से लेके 13 इयर्स तक होती है, और जेनेटाइल स्टेज जो होती है वो 13 से लेके मेच्योरिटी तक का होती है। ये स्टेजेस हम लेटर ऑन जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि ये भी एक पूरा अलग टॉपिक है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं थेरेपी पे। इसकी ट्रीटमेंट क्या दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने? साइकोडायनामिक थेरेपीज। Psychodynamic therapies range from Freudian psychoanalysis to modern therapies based on self theory or object relation theory, all seek to uncover past trauma and the inner conflict that have result from them. All try to help client resolve or settle those conflicts and to resume personal development. साइकोडायनामिक थेरेपीज़ हम इसलिए यूज़ करते हैं, ये पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बेस करती है ऑब्जेक्ट थ्योरी पे, ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी और सेल्फ थ्योरी पे। और जितनी भी पास्ट एक्सपीरियंस हैं और जो कि पैदा होने से लेके पेशेंट के हमारे पास आने तक के, उन सब को बाहर निकाल के और रिजॉल्व कराया जाता है उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को। इस चीज़ पे साइकोडायनामिक थ्योरी बेस करती है। अभी हम आ जाते हैं, उन्होंने जो टेक्निक दी थी फ्री एसोसिएशन की टेक्निक दी थी। फ्री एसोसिएशन क्या है? In psychodynamic therapies, the patient is responsible for starting and leading each discussion. The therapist tells the patient to describe any thought, feeling, or image that come to mind, even if it seems unimportant or irrelevant. This practice is known as free association. अच्छा, फ्री एसोसिएशन में ये है कि जो थेरेपिस्ट है वो पेशेंट के ऊपर छोड़ता है, पेशेंट से कहता है कि पहले तो ये है कि रिस्पॉन्सिबल पेशेंट होता है बात शुरू करने का साइकोडायनामिक थेरेपी में, और थेरेपिस्ट पेशेंट को ऑप्शन देता है कि आपके दिमाग में जो भी सोच आ रही हो, जो भी इमोशन, फीलिंग, जो इमेज हो आ रही हो, आप उसको डिस्क्राइब करें अपने अल्फाजों में। ये फ्री एसोसिएशन है। इसके ज़रिए जो है हम क्लाइंट की जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, वो देख पाते हैं। एक और टेक्निक आ जाती है थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन। साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट लिसन केयरफुली एज पेशेंट talk, looking for clues, drawing tentative conclusion, and sharing interpretation when they think the patient is ready to hear. ये जो थेरेपिस्ट इंटरप्रिटेशन है, इसमें केयरफुली लिसनिंग होती है, पेशेंट की बात पे ध्यान दिया जाता है, उसकी क्लूज़ निकाले जाते हैं। इंटरप्रिटेशन इसी तरह से होती है, और जब आप एनालाइज और इंटरप्रिटेट कर लेते हैं तो एक थेरेपिस्ट अगर ये समझता होता है कि मेरा जो क्लाइंट है या पेशेंट है वो सुन सकता है कि उसमें क्या मसले आ रहे हैं या उसके साथ क्या मसले आ रहे हैं, तो फिर उन्हें बताया जाता है।
और जो ये इंटरप्रिटेशन है ये 3 फिनोमेना के ऊपर इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें आ जाता है रेजिस्टेंस, ट्रांसफेरेंस और ड्रीम। रेजिस्टेंस जो है, हम पेशेंट फिर जब इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं और वो कुछ भी अपने बारे में बता रहे होते हैं, तो वो एक पॉइंट पे आके या कोई भी उनके थॉट आता है या कोई भी ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है, उस पर पॉज कर जाते हैं, तो वो रेजिस्ट कर जाते हैं यहाँ पे। तो वो भी क्लू हमें मिलता है कि ये इस लाइन को बोल के रेजिस्ट क्यों हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है। आगे आगे फिर उसी लाइन से लेके उनसे दोबारा क्वेश्चनिंग की जाती है। और ट्रांसफरेंस आ जाती है। ट्रांसफरेंस में है काउंटर ट्रांसफरेंस होती है, एक ट्रांसफरेंस होती है कि पेशेंट जो है थेरेपिस्ट को अपने किसी लव वन से मिलाना शुरू कर देता है, उसकी पर्सनालिटी को, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, उसकी सोचें, इमोशंस, वो सब जो है जैसे अपनी लव वन की पर्सनालिटी के साथ होती हैं वैसे थेरेपिस्ट के साथ तो मिलाना शुरू कर देता है। ये फ्रॉइड का कहना था। और ये हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है ये इसमें पॉसिबल है भी, कि बहुत से जो क्लाइंट होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो ट्रांसपेरेंस डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंस डेवलप ना हो तो थेरेपी का रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आता। और काउंटर ट्रांसपेरेंस ये होती है कि थेरेपिस्ट भी कुछ जो है वो काउंटर ट्रांसपेरेंस डेवलप कर लेते हैं। इसका भी जो है कॉन्सेप्ट फ्रॉइड ने ही दिया था। इसमें ये होता है कि थेरेपिस्ट जो है पेशेंट के अगेंस्ट जो है एक इमोशनल फीलिंग जो है डेवलप कर लेता है, जो उसके लव वन की होती है, वो उसकी पर्सनालिटी उसमें देखना शुरू कर देता है। और ये जो है ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि थेरेपिस्ट जो है काउंटर ट्रांसफरेंस अगर डेवलप करते हैं तो वो थेरेपी पे असर पड़ता है। अब आ जाते हैं हम कैथारसिस की टेक्निक पे। हम सिगमंड फ्रॉइड ने कैथारसिस की टेक्निक दी थी। इनसाइट मस्ट बी एन इमोशनल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। साइकोडायनामिक थेरेपिस्ट बिलीव दैट patient must experience catharsis, relieving of past repressed feeling if they are to settle internal conflict and overcome their problem. कैथारसिस ये है कि पेशेंट जो है उनको रिलीज़ करना पड़ता है अपनी जो पेनफुल इवेंट है या अपनी जितनी भी पास्ट में हुई हुई चीज़ें हैं वो उन्हें थेरेपिस्ट को बतानी पड़ती हैं। और ऐसा है कि जब भी पेशेंट किसी भी तकलीफ़ के साथ आ रहा होता है तो वो स्टार्टिंग में कैथारसिस कर रहा होता है। वो अपनी जितनी भी पेनफुल इवेंट्स होते हैं, अपने अपने साथ जो भी कुछ गुजरा होता है वो सब बताता है। तो इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है थेरेपी के ऊपर और पेशेंट के ऊपर। एक टेक्निक जो है वर्किंग थ्रो की है, उसमें ये बताया गया है कि सिर्फ कैथारसिस के ज़रिए या फ्री एसोसिएशन के ज़रिए और या एक सेशन लेने से कुछ नहीं होता है। वर्किंग थ्रो का मतलब ये है कि पेशेंट और जो थेरेपिस्ट है उन दोनों को सेशन करने पड़ते हैं, नंबर ऑफ़ सेशन करने पड़ते हैं, जिससे पेशेंट या क्लाइंट की जो मेंटल कंडीशन है, उसकी फीलिंग्स या थॉट्स हैं, उनमें बेहतरी आ सके। तो ये जो थेरेपी है ये किसी एक सेशन पे डिपेंड नहीं करती, ये किसी 2 सेशन पे डिपेंड नहीं करती, 3 पे नहीं करती। नंबर ऑफ़ सेशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। उसको देखते हुए हमें सेशन जो है पेशेंट के बनाने होते हैं कि कितने सेशन जो है हमें पेशेंट को देने हैं।